2 बार से नहीं हो रहा था, तो काफ़ी टेंशन हो रही थी क्या होगा आगे। 12th आपने गांव से ही करी है? कि कुछ नहीं होगा तो मैथ वाली स्ट्रीम में चले जाएंगे। सिर्फ 4 मार्क्स से रह गए थे। हाँ, 4 मार्क्स से मेरा रुका था। इस बार तो सिलेक्शन मेरा निश्चित है, हो ही जाएगा। मतलब जर्नी में एग्जैक्टली कब लगने लग गया था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और इस बार कट ऑफ कुछ भी रहे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट का सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जर्नी में बहुत फेलियर्स होते हैं, बहुत डाउट्स होते हैं, लेकिन फिर एक कमबैक आता है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसा ही गेस्ट मौजूद है जिन्होंने 3rd अटेम्प्ट में नीट में सिलेक्शन लिया है। हेलो नमस्ते, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और चलिए स्टूडियो में मौजूद गेस्ट का वेलकम करती हूं जिनका नाम है आदित्य कुमार तिवारी। आदित्य, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अच्छा आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। फाइनली नीट में सिलेक्शन हो गया है, अभी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2 बार से नहीं हो रहा था तो काफ़ी टेंशन हो रही थी क्या होगा आगे, इस बार हो गया है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप अगर अपनी नीट जर्नी को समराइज़ करना चाहो, अगर बहुत शॉर्ट में बताना चाहो तो क्या कहोगे? जब 1-2 बार नहीं होता सिलेक्शन तो काफ़ी अपने ऊपर डाउट होता है, लेकिन एक बार आपको मेहनत करनी पड़ती है अच्छे से और होपफुली इस बार हो गया मेरा, अच्छा लग रहा है। आदित्य, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से आप हो? आपके साथ कौन-कौन है परिवार में? कौन क्या करता है? मैं फतेहपुर में सुजावलपुर गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। हम्म, मेरे 3 भाई हैं और माता पिता दादी हैं। बड़े वाले भैया मेरे जॉब करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे स्टेनोग्राफर हैं, और बीच वाले भैया मेरे बीटेक कर रहे हैं अभी, और मैंने इस बार नीट दिया था। और पिताजी नॉर्मल किसानी करते हैं और माताजी होम मेकर हैं। ओके। अच्छा, क्या जहाँ से आपने स्कूलिंग करी है, आपका जो गांव है, वहाँ पहले से माहौल है नीट को लेकर, जेई को लेकर, इतने बड़े एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी नॉलेज है ऑलरेडी, गाइडेंस मिल जाती है इजी वे में? नहीं, वहाँ पे तो कुछ माहौल नहीं है, यूट्यूब पे देखना पड़ता है। मेरे बड़े वाले भैया जब उनका सिलेक्शन हो गया था तो बाहर गए, तो उन्हें पता चला ये सब होता है, तो फिर हम लोगों को उन्होंने डायरेक्शन दी, ये करो वो करो। तो उन्होंने ही बताया था नीट का एक एग्ज़ाम है, वो तैयारी करो। मैंने फिर शुरू किया। 12th आपने गांव से ही करी है? हाँ, 12th मैंने गाँव से। साइंस बायो लिया आपने, कैसा हाँ, मैंने एक्सपीरियंस था स्कूल में? एक बार पहले बायो लिया, नीट दिया, अच्छे नंबर नहीं आए तो ये लगा अब आगे क्या होगा। फिर मैंने उसी साल मैथ से भी इंटर कर लिया कि कुछ नहीं होगा तो मैथ वाली स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो जेईई मेंस भी दिया, उसमें अच्छा बन गया। जेईई मेंस कब दिया था? उस साल, जिस साल 12th था उस दिया, और फिर एक बार और दे सकते हैं तो फिर दिया था मैंने इस दोबारा भी दिया था? हाँ, 2 बार दिया था मैंने। ओके। पिछली बार तो जेईई मेंस में भी कम आए थे, तो इस बार इस वजह से और दिया कि शायद और बेहतर हो जाए। तो आपने प्लान ए प्लान बी दोनों प्रिपेयर कर रखा था हाँ, मैंने दोनों बना रखे कि थे। नीट नहीं तो जेईई से? हाँ जी, से। देखा जाए तो आप बायो और मैथ दोनों में अच्छे हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है? हाँ, पहले मैथ बायो पे फोकस रहा, फिर मैथ पे फोकस किया, इसी वजह से नीट में और 1-2 साल लग गए। फिर मैंने फाइनली नीट का ही सोचा और इस साल मैंने केवल नीट ही पढ़ा। मेंस केवल एज ए वो दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री का, कि अच्छा परफॉर्म हो जाए, तैयारी अच्छी हो जाए, उस लेवल के क्वेश्चन लगा लो। ओके। अच्छा, आपने यूट्यूब से मेनली प्रिपरेशन करी है जब तक कि कानपुर में एलन का सेंटर नहीं खुल गया था? हाँ, शुरू में मैंने यूट्यूब से पढ़ा। यूट्यूब या टेलीग्राम कह सकते हैं, टेलीग्राम से भी करी है? हाँ, टेलीग्राम से नोट्स वगैरह मिल जाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको स्टिल लगता है कि घर पे बैठ के प्रिपरेशन हो सकती है, सिलेक्शन लिया जा सकता है और आसान है। अब जब आप मुड़कर देखते हो पीछे तो क्या गैप लगता है आपको? क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं या कोचिंग से कह सकते हैं जो लोग दावा करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से ही आपका हो सकता है या यूट्यूब वीडियोस से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप जब मुड़कर देखते हो क्या गैप देखते हो? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, उतना सिस्टमैटिक्स नहीं है यूट्यूब। उलझ जाते हैं लोग बीच तैयारी में। तो ऑफलाइन में ये सब रहता है कि अच्छे से सब चीज़ें कंप्लीट करवाते हैं टीचर, नोट्स, टेस्ट, मॉड्यूल वगैरह सब करवाते हैं, तो ये बेहतर रहता है, अंत तक इसमें अच्छी तैयारी हो जाती है। नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया 2024 में, जी। नेक्स्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस कैसा था? उस साल पेपर कैसा आया था? 25 का पेपर तो टफ आया था। मेरे 515 नंबर बने थे और फाइनल 519 पे मिला था यूपी पे कॉलेज। सिर्फ 4 मार्क्स से रह गए थे? हाँ, 4 मार्क्स से मेरा रुका था। 2-3 महीने तक तो खूब रिग्रेट रहा, पढ़ाई पे मन नहीं लगता। ये होता था कि 1-2 क्वेश्चन तो इतने ईजी होते हैं पेपर में कि सही हो जाते, वो गलत हो गए थे। जो गलत किए वही छोड़ देता तो 4-5 नंबर बढ़ जाते। तो ये 2-3 महीने तक रहा, फिर जहाँ अच्छी मोमेंटम बन गई पढ़ाई की, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। तो उस साल साथ में आपने जेईई भी दिया था? हाँ, उस साल मैंने जेईई भी दिया था।
तो जे मेंस का क्या रिजल्ट था उस साल? उस साल तो मेरे कम 92 परसेंटाइल बना था। जे मेंस भी मेरा ख़राब गया था। एक स्टूडेंट जब ऐसी जर्नी में होता है जहाँ वो ऑलरेडी इतना स्मार्ट है कि वो दो दो चीज़ें, दो दो प्लान एक साथ लेकर चल रहा है। आपने एक साल बायो के साथ 12th कर ली, नेक्स्ट आपने मैथ के साथ 12th कर ली, दोनों ऑप्शन थे आपके पास, और एक साल में आपने दोनों एग्ज़ाम दिए और दोनों ही अच्छे नहीं गए। किस स्टेट में थे? क्या किसी से एडवाइस ली, किसी से बात करी, कोई मेंटर ढूंढा था उस टाइम पे? मतलब आप अपनी चीज़ें किसके साथ शेयर कर रहे थे? मेरे बड़े भैया के साथ मैं सब चीज़ें जो शेयर बीटेक कर करता रहे थे या जो जॉब में हूँ। थे? जो जॉब पे थे वो सबसे बड़े मेरे भैया हैं। वही सब बताते रहते हैं आगे क्या करना, कैसे करना, पूरा सपोर्ट रहता है उनका। कैसी बॉन्डिंग है उनके साथ? काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग। कभी भाइयों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं? बड़े भैया के साथ तो कभी नहीं हुआ। बीच एज वाले गैप भैया भी के ज़्यादा साथ है? तो- हाँ, एज गैप मुझसे 5-6 साल में। थर्ड अटेम्प्ट आपने दिया एलन के साथ? हाँ, मैंने एलन कानपुर को। तो क्या लगा उस साल? ऐसा लगा जब कानपुर में एलन आया कि किस्मत से सेंटर यहाँ आ गया है और मैं कोटा नहीं जा पा रहा था? हाँ, ये बहुत अच्छा था। मैं शुरू से ही था कि 1 साल ऑफलाइन करनी ही है। कोई कोचिंग नहीं मिल रही थी, इस वजह से रुका हुआ था। फिर उसी साल आया था एलन कानपुर 26 में, 25 में आया था। 26 से सेशन शुरू है, मेरा पहला सेशन होगा, तो तुरंत ज्वाइन किया था इसे मैंने। तो आपके मोस्टली जैसे एकेडमिक्स के जो भी खर्चे होते हैं, ये सब कौन देखता था घर पे? घर पे अभी तो कोई ऐसा है नहीं, पापा देखते हैं, भैया देखते हैं, कोई भी देख लेता है ऐसा कुछ। ओके, अभी बंटवारा फैमिली में मतलब ये वाला सपोर्ट आपको शुरू से मिला फैमिली हाँ। से। एलन कानपुर का एक्सपीरियंस कैसा था? अगर ओवरऑल अगर आप देखो, अगर अपना फर्स्ट डे भी हमें याद करके बताओ, जब पहली बार क्लासरूम ज्वाइन किया था। जैसे हो सकता है पहले आपने यूट्यूब से रिसर्च करी हो एलन के बारे में, वीडियोस देखे हों, लेकिन जब खुद गए क्लासरूम में, कैंपस में। हाँ, ये मैं, लेकिन एलन को कौन नहीं जानता, शुरू से पता था मुझे, मैंने खूब देख भी रखा था। और कानपुर पे काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, स्टाफ बड़ा सपोर्टिव है। टीचर डाउट पे कभी सर ने पूछा नहीं कि कितनी बार पूछ रहे हो, जितनी बार पूछो अच्छे से बताते हैं। क्लास के बाद जो 15 मिनट का गैप होता है उस पर भी टीचर डाउट बताते हैं, तो डाउट की कभी कोई टेंशन रही नहीं, और पढ़ाते अच्छा है। ओके, फर्स्ट डे आई थिंक इंट्रो ही होता है, सबका आपस में जान पहचान ही हो रही होती है। हाँ सर। क्लासरूम में यही होता है ना? फ्रेंड्स बने थे इस जर्नी में? हाँ, 2-3 फ्रेंड्स थे। बने स्टार्टिंग में ही बन गए थे या धीरे धीरे बॉन्डिंग बनी कुछ? धीरे धीरे बॉन्डिंग बनी, 2-3 महीने बाद लगभग बन गया था सर। पीयर ग्रुप कैसे काम करता है? पेपर के बाद एनालिसिस पे काम करता है, डिस्कशन होते हैं, हम लोग डाउट डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, तो इससे तरीके पता चलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन करने के, सबका अलग तरीका होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। जब पीयर ग्रुप अच्छा होता है तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है, या सम टाइम हो सकता है कि साथ वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं तो ड्रॉपर हूँ, मैं 2 साल के बाद आया हूँ, मेरा स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है, तो ये कैसी सी सिचुएशन होती है? क्या फील होता है? एक हेल्दी कंपटीशन रहा है हम लोगों के बीच में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही रहा है। कभी कुछ वो उसने बताया इसको ऐसे कर लो, हमने उसको ऐसे बता दिया, तो ओवरऑल अच्छा ही रहा है सर। क्लासरूम में फ्रंट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? कहाँ बैठते थे आप? शुरू में पीछे बैठा था, फिर एक बार सर ने आगे बुला लिया था। ओके, अच्छा, सर को क्या क्लासरूम में हर बच्चे के बारे में पता होता है? धीरे धीरे आइडिया लग जाता है? हाँ, सबके विषय में सर को पता है। अच्छा, आपको मोस्टली कोई एक लाइन याद है जो आपको सर बोला करते थे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको स्टिल याद रहती है कि बहुत बेस्ट एडवाइस थी वो? फिजिक्स वाले सर बोला करते थे कि इस साल 25 से भी कठिन पेपर आ सकता है, तो क्वेश्चन अच्छे से लगाते रहना। सीट भी दिया करते थे, वो अच्छा रहता था। एलन ज्वाइन करने के बाद कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको फील कराया कि इस बार तो सिलेक्शन मेरा निश्चित है, हो ही जाएगा? मतलब जर्नी में एग्जैक्टली कब लगने लग गया था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और इस बार कट ऑफ कुछ भी रहे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ऑल इंडिया ओपन टेस्ट जो होते हैं उन पे पता चल जाता है ऑलमोस्ट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, होगा कि नहीं, तो वहीं से मुझे लग गया था हो तो जाएगा इस बार सिलेक्शन। क्या स्कोर आ रहा था सबसे पहले? बहुत अच्छा स्कोर कब आया था? मेरा सबसे अच्छा स्कोर 690 रहा एक बार, 700 रहा एक बार, लेकिन IITS में 650 रहा मेरा स्कोर। तो उससे आपको आइडिया था कि मैं इस बार तो ले हाँ, लूँगा? इस बार लग रहा था हो जाएगा। मॉक टेस्ट में आपने धीरे धीरे खुद को कैसे इम्प्रूव किया? देखा जाए तो सिलेबस आप ऑलरेडी 2 साल से ही पढ़ रहे थे, तो आपको आइडिया तो था, बहुत सारी चीज़ों का आप रिवीजन ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट में किस तरह से परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई? क्या पेपर ऑर्डर भी चेंज किया आपने एलन आने के बाद? क्या कुछ चीज़ें आपने चेंज की? क्योंकि एक ड्रॉपर को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन उसे देखना होता है कि कहाँ गैप रह गया या कहाँ मिस्टेक्स रह गई है, इस बार क्या नहीं करना है। बायो पे मैंने काम किया, बायो पे एक भी क्वेश्चन ना गलत हो, पूरे सही हो। यही अगर बायो पूरी बन जाती है तो स्कोर अच्छा दिखने लगता है,
तो बायो पे कम किया, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे थोड़ा थोड़ा। और जैसे 3-4 दिन में टेस्ट होते रहते थे, कोई आगे निकल गया, कोई और आगे, तो वहाँ पे रहता है कि इसको पीछे करना है, इसको पीछे करना है। तो वहाँ अगेन एक ये हेल्दी कंपटीशन कंपटीशन। रहता है। ओके, तीनों सब्जेक्ट्स को आप कैसे मैनेज करते थे? मैं तीनों रोज पढ़ता था सब्जेक्ट, जो क्लासरूम में पढ़ाया गया, घर पे आके तीनों को रिवाइज किया, क्वेश्चन लगाए। कभी कभी कुछ कोई ज़्यादा कम हो जाता था, लेकिन डेली तीनों सब्जेक्ट पढ़ता था मैं। बायो लिख लिख के याद करता था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाता था। एक हमने देखा है कि अभी जो जनरेशन है, जो जेई नीट में बच्चों की मोस्टली एज आई थिंक 16-17 होती होगी, यही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकती है, हाँ 18। बस। बच्चे सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो स्टिल, जैसे आपने कहा कि यूट्यूब टेलीग्राम वाला भी सीन है कि उस पर भी ऐसा लगता है कि चलो साथ में इससे भी देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है पढ़ाई में या जो भी। ऐसे में उन्हें क्या गाइड करोगे? ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपने फ़ोन कम किया था यूज़ करना या कम्प्लीटली सोशल मीडिया बंद किया हुआ था? हाँ, केवल व्हाट्सअप था मेरा, वो कोचिंग के अपडेट के लिए कुछ हो, बाकी कोई मैंने सोशल मीडिया ऐप नहीं यूज किया, नहीं किया? कम्प्लीटली शट ऑफ। इंस्टाग्राम पे स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, मैंने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो एक मिस्टेक जो आपको अभी लगता है कि मोस्टली ड्रॉपर्स करते होंगे? हम कोर्स ख़त्म नहीं कर पाते अपना, बीच में उलझ जाते हैं। शुरू के 3-4 चैप्टर पढ़ेंगे, उन्हीं में खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वहीं पे उलझे रहते हैं हम लोग, पूरा ख़त्म नहीं करते एक तरफ से। तो यही रहता है, 3-4 टॉपिक अच्छे हो जाते हैं, क्वेश्चन आ गए तो बन जाता है उनसे, नहीं आए तो गलत हो जाता है। तो अगर आदित्य को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट वाले वर्जन से मिलने का मौका मिले, वापस अगर तुम्हें पीछे जाने को मिले, तो तुम क्या करते उस साल, जो तुम्हें लगता है कि शायद बिना कोचिंग के या सिलेक्शन हो सकता था? अपने आप को क्या बोलते हैं? बायो पे ध्यान देता मैं, स्ट्रक्चर स्टडी नहीं थी मेरी, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ता था, 7-7 8-8 दिन वही पढ़ रहा हूँ। मतलब Okay. कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेशन नहीं था कि उसी को नीट के लिए पढ़ना है, वो उलझा हुई थी बात। कोचिंग आके, एलन आके वो स्ट्रक्चर सुधरा? हाँ, अच्छा, रूटीन क्या था अगर मैं बात करूँ? मतलब मोस्टली आपने कोचिंग में कितना समय दिया और सेल्फ स्टडी में कितना समय दिया? कितने घंटे पढ़ाई करी? सुबह 7 से कोचिंग होती थी मेरी 1 बजे तक, तो 7 से कोचिंग किया, फिर इसके बाद रूम पे आके थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, फिर 3 से लेके 6 बजे तक मैं ये डीपीपी वगैरह लगाता था, शाम को 1-2 घंटे फिजिक्स के मॉड्यूल लगाता था, सुबह बायो याद करता था, बीच में केमिस्ट्री लगा देता था। तो आप एक साथ नहीं पढ़ रहे थे, आपने टुकड़ों में किया हुआ था, ब्रेक ले लेके? हाँ, ब्रेक। इससे हेल्प मिलती है स्टूडेंट को? जैसे कुछ स्टूडेंट को लगता है कि मुझे नहीं आदत है मैं एक साथ पढूं, उन लोगों के लिए अच्छा है ये? हाँ, ये अच्छा रहता है, मन लगा रहता है सब। बायो याद करने का आदित्य का क्या तरीका था? क्योंकि मैं लिख के उसमें याद सबसे ज़्यादा करता याद था। करना होता है। मैं लिख याद करता था, पूरा ऐसे याद नहीं होता था मुझसे। हर चीज़ लिख के याद हर करिए। चीज़, मैंने पूरी बुक 2 बार लिख डाली थी। क्या बात कर रहे हो? एनसीईआरटी घोंट रखी थी? हाँ, एनसीईआरटी पूरी। ओके, ये लिखने वाली चीज़ आपको हेल्प करी एग्जाम में भी? हाँ, चीज़ें याद रहती हैं, रिटेन रहती हैं वहाँ पे, सीधा क्लिक करती हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, जल्दी बन जाते हैं क्वेश्चन। फिजिक्स में क्या पढ़ने में मज़ा आता था? थ्योरी पे ज़्यादा फोकस था या? न्यूमेरिकल्स। ओके, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती थी मुझे। इनऑर्गेनिक से डर ही लगा है? डर उसमें ऐसा कुछ था नहीं, बस याद करने का था, तो ज़्यादा रुचि नहीं थी उसमें, बस याद करना था। जब इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आप चल रहे थे आदित्य, एलन भी ज्वाइन कर लिया था, प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है, टेस्ट में आपको आइडिया भी लग रहा था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मार्क्स अच्छा आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में पता चल रहा है, फिर फर्स्ट नीट जब हुआ, 3rd में को हुआ, हाँ, था। वो पेपर कैसा गया था? अच्छा गया था मेरा, तो काफ़ी अच्छा चला गया था। कितने मार्क्स आ रहे थे उस टाइम पे? 710 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वो जब कैंसिल हुआ तब एक ड्रॉपर को क्या लगता है कि यार फिर- मैं इतना ऑलरेडी कुछ सफ़र कर चुका हूँ और ये पेपर कैंसिल हो गया? हाँ, वहाँ पे बहुत ख़राब लगा, डिप्रेशन हुआ। फिर सेंटर हेड ने मेरे अच्छे समझाया, सपोर्ट किया, तो फिर टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी एलन ने, तो कंटिन्यू हो गई, तो 1-2 टेस्ट के बाद रिदम बन गया, फिर अच्छा लगा। मतलब वो कुछ टाइम तक वो रहा चीज़, हाँ, 2-4 लेकिन दिन बाद में आपने उसे हाँ, मूव ऑन किया और आगे बढ़ गए। उस दौरान फैमिली का कैसा सपोर्ट था? काफ़ी समय आप एक ही जद्दोजहद में रहे हो, तो इस पूरी जर्नी में मम्मी पापा का, सबका कैसे सपोर्ट रहा? मोस्टली क्या बोलते थे जब भी आफ्टर रिजल्ट अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उनका क्या कहना होता था कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, या किस तरह की बॉन्डिंग है? हाँ, यही था कि कभी टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा सब, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आराम से रहो। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक किसान अगर अपने बच्चे को ये कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है,
सबसे बढ़िया है कि बच्चे को स्ट्रेस ना हो। लेकिन आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, खुद ही स्ट्रेस ले लेते हैं। हाँ, स्ट्रेस रहता है। अच्छा, आपको जब भी स्ट्रेस होता था या डीमोटिवेशन होता था, क्या तरीके हैं? म्यूज़िक वगैरह सुनना पसंद करते हो? हाँ, म्यूजिक सुनता था मैं। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है, तो उस पे कहानियाँ पढ़ने लगता था। स्टोरी पढ़ना पसंद है? हाँ, मुझे स्टोरी। ओके। स्टोरीज से लर्निंग भी मिलती है? हाँ, लर्निंग मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, सब कुछ रहता है उसमें। इसके अलावा भी आदित्य को कोई शौक है? ये तो हमें पता चल गया कि आदित्य को नीट में सिलेक्शन लेना ही था, नीट नहीं तो जेई सही, हाँ, है ना? लेकिन इसके अलावा आदित्य को क्या शौक है? मूवीज़ देखने का शौक है या कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा है कि मैं पेंटिंग करना पसंद करता हूँ, या क्या है? मुझे मूवीज़ का तो ख़ास कोई शौक़ नहीं है, बस हिंदी पढ़ने का शौक़ है। मुझे हिंदी साहित्य थोड़ा अच्छा लगता है। हिंदी साहित्य अच्छा लगता है। कौन लेखक है या कवि है जिससे आप इंस्पायर्ड होते हो, जिन्हें आपने मोस्टली पढ़ा है? अज्ञे, क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्या मुझे बात अच्छी है? लगती हैं उनकी कविताएँ, मोटिवेटिंग रहती हैं काफ़ी। मोटिवेटिंग रहती है। कोई एक लाइन याद है आपको उनकी कविताओं में से जो आपको हमेशा याद रहती हो? हाँ, बताओ। उनकी एक लाइन थी, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असधार बने। क्या बात है। मुझे लगता है मोटिवेशन हमें खुद को ढूंढना पड़ता है अगर हमारा कोई एम है तो, और वाकई आदित्य आपने ये साबित कर दिया। जब रीनीट हुआ तब कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि हमने हर किसी स्टूडेंट से सुना कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, ऑल्दो 15 मिनट्स आई थिंक एक्स्ट्रा भी मिले थे, हाँ, 15 है ना? मिनट एक्स्ट्रा। लेकिन पेपर का लेवल ही ऐसा था कि हर कोई उसे पार नहीं कर पाया। तो वो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था रीनीट वाला? मॉक टेस्ट एलन वालों ने ऐसे करा दिए थे कि खास कोई और नहीं रख रहा था कि एकदम कुछ नया आ गया। मैंने ऐसे कर रखे थे मॉक पहले से। तो आप कॉन्फिडेंट थे? हाँ, वहाँ तो मुझे लगा ही नहीं था कि पेपर कठिन है। बाहर आके पता चला कि लोग कह रहे हैं कठिन आ गया पेपर। जब बाकियों से सुना, हाँ, जब तो पेपर देने में आपको ओवरऑल मज़ा ही आया? हाँ, ओवरऑल मजा आया। आपने उस दिन पहले क्या किया था? कौन सा पार्ट किया था? फिजिक्स किया था मैं। फिजिक्स किया था? हर पेपर में पहले फिजिक्स ही करता। ओके। और बायो कैसा था उस पेपर में? बायो इजी थी, काफ़ी इजी थी बायो इस बार। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड थी, बाकी ओवरऑल तो मॉडरेट ही थी। ओके। अच्छा, अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को अब गाइड करना चाहो अपने एक्सपीरियंस से तो क्या कहोगे? कैसे नोट्स बनाने चाहिए? कैसे रिवीजन करना चाहिए? अपनी जर्नी में वो क्या करें कि उनका सिलेक्शन हो जाए? रिवीजन 2-3 बार अगर अच्छे से हो जाए तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिलेक्शन की। ओके। एनसीईआरटी तो बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़रूरी है, सीधे लाइन आ जाती हैं उसमें। और मतलब फिजिक्स, एज इट इज़ लाइनें आ जाती हैं? हाँ, एज इट इज़ लाइनें आ जाती हैं। फिजिक्स के लिए मॉड्यूल वगैरह एलन के अच्छे हैं, एक्सरसाइज 3 और 2। पीवाईक्यू एनसीईआरटी यही सब रहता है, इसी करते रहो, बार बार हो जाता है। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री पे मैंने मॉड्यूल पढ़ा था, केवल एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की पढ़ी थी, ऑर्गेनिक फिजिकल की नहीं पढ़ी। नीडेड नहीं है? मैंने पढ़ी नहीं थी, मुझे तो ज़रूरत नहीं लगी। ओके। और नोट्स आप कैसे बनाते थे? क्या क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहे हैं तभी बना लेते थे, या घर जाके जब होमवर्क कर रहे हैं तब? नोट्स का इतना स्ट्रेस रहता नहीं है, फिजिक्स पे नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं। क्लासरूम में पढ़ाया, वही लिख लिया कॉपी पे सीधा। और बायो में तो खास कोई नोट्स होता नहीं, मॉड्यूल है, एनसीईआरटी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन लिख लेता था अलग से। फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स होते नहीं, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी है, तो नोट्स का ज़्यादा स्ट्रेस रहता नहीं। ओके। फाइनली नीट हो गया, रिजल्ट अच्छा आ गया। अब आदित्य के क्या कुछ प्लान्स है? कॉलेज के लिए एक्साइटेड हो? क्या सोचा है अब? क्योंकि आपने बहुत मेहनत करने के बाद सिलेक्शन लिया है। हाँ, बस अब कॉलेज जाना है। अब बस कॉलेज जाना है। अच्छा, अब जैसे हम कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि क्या कभी फेलियर देखा है क्या? कुछ स्टूडेंट होते हैं लाइफ में जिन्होंने फेलियर फेस नहीं किया होता है, लेकिन आपने देखे हैं। फेलियर से क्या सीखना चाहिए? क्या गलतियाँ हुई, वैसे मेरे हिसाब से फेलियर बहुत कुछ सिखा देता है। गलतियाँ पता चल जाती हैं, यहाँ गलती कर रहे थे तो अगले साल ये नहीं करना, तो यही सब इम्प्रूव करते करते अच्छा हो जाता है एकदम। वाकई बहुत कुछ जानने को मिला, और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है उनके लिए आप बहुत बहुत इंस्पायर करने वाले हो अपनी चीज़ों से, अपनी बातों से। उम्मीद करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, एलन के साथ जुड़े हुए हैं, जो शायद रिपीट कर रहे हैं इस साल या अगले साल, वो निश्चित तौर पर आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखेंगे। अंत में आप कुछ एडवाइस करना चाहोगे स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से, अपनी जर्नी से? हाँ, अगर 1-2 बार ना हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। 1-2 बार अपनी तरफ से पूरी लगन से तैयारी करनी चाहिए, हो जाता है 1-2 बार। हो जाता है। हाँ।
तो मुझे जाकिर खान की एक लाइन याद आ गई है, मेहनत करो तो हो जाता है। हाँ। मैंने करके देख लिया, आप भी कर लो। थैंक यू सो मच आदित्य यहाँ आने के लिए। और वाकई जब भी एलन का कोई भी सेंटर किसी शहर में खुलता है तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि चलो एक और सेंटर खुल गया है, लेकिन यकीन मानिए जो बच्चा जिस एरिया में, जिस शहर, जिस गांव में रहता है उसके लिए कितनी बड़ी चीज़ है कि वो कोटा आकर नहीं पढ़ सकता है, लेकिन एलन पढ़ना है तो वो वहाँ अपने नियर बाय शहर में पढ़ सकता है। वाकई आपसे मिलकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारी बातें हमने करी। एलन कानपुर सेंटर के लिए और वहाँ के सिस्टम के लिए आप क्या कहोगे? कैसा शानदार। सिस्टम है, इकोसिस्टम कैसा तैयार किया है? बहुत शानदार है उनका सिस्टम, सब लोग अच्छे हैं वहाँ के, ओवरऑल लाइक टीचर्स के अलावा भी? स्टाफ बड़ा सपोर्टिव है, टीचर तो अच्छे हैं ही। आदित्य, एलन कानपुर ज्वाइन करने का डिसीजन आपने कैसे लिया था, और एलन कानपुर का सिस्टम कैसा है, कैसे आपको वहाँ से सपोर्ट मिला? ओवरऑल अगर आप बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहो तो क्या कहोगे एलन कानपुर के लिए? मुझे एलन ज्वाइन करना था, कोटा दूर था, तो जब कानपुर पे खुला तो मैंने बिना कुछ सोचे कानपुर ज्वाइन कर लिया। टीचर बहुत अच्छे हैं वहाँ के, मटेरियल भी इनफ है, जो बोल दिया वो कर लो, बस मोर देन इनफ है। सारा स्टाफ सपोर्टिव है, समय समय पे सर मोटिवेशन देते रहते हैं, टेस्ट वगैरह अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं, पेपर का लेवल अच्छा रखते हैं, और डाउट वगैरह के लिए अलग से, हालांकि क्लास में भी पूछ सकते हो लेकिन अलग से भी उन्होंने समय दे रखा है। रिवीजन के लिए भी अच्छे से मटेरियल है उनके पास, तो ओवरऑल अच्छा ही है। चलिए, थैंक यू सो मच आदित्य यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।